अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अज़ीम अहमद ख़ान और आप मुसलसल हमें देख रहे हैं सीटेट के सेशंस के लिए। आप तमाम से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच सके। साथ ही साथ आपका फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और सभी सीटेट देने वाले तलबा व तालिबात तक इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अज़ीम अहमद ख़ान और आप तमाम का सीटेट 2024 के उर्दू प्रैक्टिस सीरीज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। आज हम जो है फिर आपके सामने एक प्रीवियस पेपर है उर्दू का, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ डिस्कशन भी उसके साथ करने की कोशिश करेंगे। ये गालिबन दिसंबर 2020 का पेपर है, 19 का। चलिए, यहाँ पर आपको पहले इक़्तिबास दिया जाएगा। गुज़िश्ता तमाम वीडियो में हमने आपको इक़्तिबास किस तरीके से पढ़ना है बता दिए थे। कोई बताएगा? किस तरह पढ़ेंगे आप? मुताले की किस्म बताए थे हमने आपको, सरसरी मुताला करेंगे जी। आप याद रखें कि इसके अंदर जो हमने सीखे हैं सीटेट के अंदर उर्दू ज़ुबान का मुताले की अक़साम में से सरसरी मुताला करना है, जिससे आपको इक़्तिबास का मरकज़ी मौज़ू आसानी से समझ में आ जाए और उसमें से की पॉइंट भी आपके जहन में बैठ जाए। तो किस तरह सरसरी मुताला करेंगे हम आपको मुताला करके भी बताएंगे पढ़कर। चलिए, पैराग्राफ कुछ इस तरह है। आज के साइंसी दौर में चाँद की ज़मीन पर तहक़ीक़ का काम काफ़ी बढ़ गया है। साइंसदानों का ख्याल रहा है कि चाँद एक गोल कुर्रा है जिसमें हरारत है, ना रोशनी, ना ऑक्सीजन, ना नबातात। ये सूरज की रोशनी को आईने की तरह मुनक्किस करता है और हमें चमकता नज़र आता है। ज़रा गौर से देखिए तो समझ में आ जाता है कि चाँद सबसे ज़्यादा चमकदार हिस्सा सूरज से बहुत ज़्यादा करीब रहता है। चाँद ज़मीन के गिर्द बैज़वी मदार में घूमता है। हमें चाँद का सिर्फ वो हिस्सा नज़र आता है जिस पर पूरे तौर से सूरज की रोशनी पड़ती है। ज़मीन से चाँद तक का सफ़र ज़मीन के हर सफ़र से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि ख़ुद ज़मीन और चाँद हर वक्त निहायत तेज़ी के साथ खला में सफ़र करते रहते हैं, इसलिए खला में इनका मकाम बदलता रहता है। खला से मुराद वो जगह जो हवा से खाली है। चाँद का सफ़र एक खलाई सफ़र है। आज के इंसान ने ख़ुद चाँद पर उतर कर तस्वीरें उतारी, राख और पत्थर के नमूने हासिल किए। इन नमूने का तज्ज़िया किया गया, जिनसे पता चलता है कि चाँद की ज़मीन पर कार्बन मौजूद है। चाँद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से अब पता चला कि चाँद पर किसी किस्म की ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, ये सरसरी मुताला आपने किया। फ़ौरी सवालात पर हम आते हैं। आपके उर्दू के सवालात क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू होंगे एग्ज़ाम के अंदर भी। सवाल नंबर 91 है आपके सामने। साइंसदानों के ख्याल में चाँद में क्या नहीं है? एक, हरारत है ना? जी, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन ए। आप खुद भी स्क्रीन देखकर जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। इतनी जल्दबाजी भी ना हो कि हमारे आगे के सवाल ऑप्शन हमें ही पढ़ने का मौका ना मिले, यानी कि जो स्टूडेंट है उसको। तो अगर सही जवाब मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हरारत है, रोशनी भी नहीं है वहाँ पर, ना ऑक्सीजन है और ना नबातात। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सूरज की रोशनी कैसे मुनक्किस करता है? ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन टू। जी, ऑप्शन टू, आईने की तरह। यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा, आईने की तरह वो सूरज की रोशनी को मुनक्किस करता है। सवाल नंबर 93 है आपके सामने। चाँद ज़मीन के गिर्द किस मदार में घूमता है? ऑप्शन थ्री, बैज़वी मदार में घूमता है। इट इज़ अ करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 94 है। चाँद का हमें कौन सा हिस्सा नज़र आता है जिस पर सूरज की तिरछी रोशनी पड़ती है, जिस पर पूरे तौर पर सूरज की रोशनी पड़ती है, जिस पर सीधे तौर पर सूरज की रोशनी पड़ती है, जिस पर कभी कभी सूरज की रोशनी पड़ती है? सर एक बार पैसे। जी, यहाँ पर है, आपको नज़र आया? जी सर। जी, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन सेकंड। जी, जिस पर पूरे तौर पर सूरज की रोशनी पड़ती है वही चाँद का हिस्सा हमें रोशन दिखाई देता है और वही चाँद को हम देखते हैं जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती है। सवाल नंबर 95 है। खला से मुराद कौन सी जगह है? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। वो जगह जो हवा से खाली हो हम उसे खला कहते हैं। ये पैराग्राफ के अंदर मौजूद है।
क्वेश्चन नंबर 96 96 आपके सामने है। चांद से लाई गई मिट्टी, आखिर में पैराग्राफ के जिक्र किया गया है। चांद से लाई गई मिट्टी पत्थरों से क्या पता चलता है? चांद पर ऑप्शन 3 चांद पर नबातात ऑक्सीजन है, चांद पर हरारत और रोशनी है, चांद पर किसी किस्म की ज़िंदगी नहीं है। ऑप्शन 4 है चांद पर नमी और ज़िंदगी है। थर्ड ऑप्शन ऑप्शन 3। जी, ऑप्शन 3 सही आंसर है। चांद पर किसी किस्म की ज़िंदगी नहीं है, ये बात का पता हमें चांद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से चलता है। सवाल नंबर 97 है आपके सामने। तस्वीर की जमा। तस्वीर। जी, देखिए मार्क्स उर्दू में कहाँ कटते हैं, एक बार फिर आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि उर्दू में मार्क्स वहाँ कटते हैं जहाँ पर हम जवाब सही अपनी नज़रों से देखते हैं और सही अपनी ज़ुबान से अदा भी करते हैं, लेकिन फिल करने में हमसे गलती हो जाती है। ठीक है, तो इस बात का बिल्कुल आप ख्याल रखें एग्ज़ाम के दौरान कि आपको सही जवाब मालूम भी हो जाता है, आप सही जवाब जहन में बिठा भी लेते हैं। जब आप टिक करने के लिए जाते हैं तो छोटी सी माइनर मिस्टेक हमारा मार्क्स खा जाती है। माइनर मिस्टेक वो ये है कि आप सवाल नंबर 97 में भरना चाहते थे, ऑप्शन 1 को फिल करना चाहते थे, लेकिन गलती से आपका हाथ ऑप्शन नंबर 98 में 1 केस में चला गया। आपने क्वेश्चन नंबर 98 का 1 ऑप्शन फिल कर दिए। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, साबिक़ा हमारे कई स्टूडेंट्स ने इन गलतियों को सरजद किया है, इसलिए आप इस चीज़ का ख्याल रखिए। ठीक है, जहन के साथ साथ अपने हाथ को भी आप कंट्रोल में रखें एग्ज़ाम के दौरान। नेक्स्ट है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है तस्वीर। सवाल नंबर 98 है। ज़मीन का मुतज़ाद क्या है? मुतज़ाद ये बार बार आसमान। जी, सही जवाब है ज़मीन का मुतज़ाद आसमान है। आमतौर पर हम इतनी रवानी में भी एक साइकोलॉजिकल सिडो हमारे जहन में एग्ज़ाम का माहौल होता है, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मुतज़ाद लिखा हुआ है लेकिन हमारा जहन कहता है कि ज़मीन का शायद हम मुतरादिफ पूछा हो, क्योंकि आमतौर सीटेट के जितने भी प्रैक्टिस पेपर है वहाँ पर एक तो मुतरादिफ पूछता है या फिर मुतज़ाद पूछता है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों में आप ख़ास ख्याल रखें कि अरे मैंने मुतज़ाद पढ़ा लेकिन मुतरादिफ को टिक कर दिया, ऐसा ना हो, क्योंकि यहाँ पर जब मुतरादिफ पूछा जाएगा तो वहाँ पर मुतज़ाद अल्फाज भी दिए जाएंगे। जहाँ पर मुतज़ाद पूछा गया वहाँ पर मुतरादिफ अल्फाज दिए जाएंगे। ठीक है, वाइस वर्सा यहाँ पर तमाम अल्फाज दिए जाएंगे। जब मुतज़ाद पूछा तो मुतज़ाद ही लिखना, क्योंकि यहाँ पर देखिए ज़मीन है, उसका मुतरादिफ भी यहाँ पर अर्ज़ मौजूद है। ठीक है, तो कभी कभी गलती ये हो सकती है। जी सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। साइंसी दौर में कौन सा काम काफ़ी बढ़ गया है? खला पर तहकीक का काम। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एक पैराग्राफ में देखना पड़ेगा आपको। खला पर तहकीक का काम है, या बंजर ज़मीन पर तहकीक का काम बढ़ गया है, या चांद की ज़मीन पर तहकीक का काम बढ़ गया है, आलूदगी पर काम बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 99 जी। ऑप्शन 3 जी, ऑप्शन 3। इसीलिए किसी ने 1 कहा है और मुझे अंदाज़ा था कि कोई 3 भी कहेगा, इसलिए आपको पैराग्राफ देखना ज़रूरी। जब भी आपको डाउट लगे आप बिल्कुल पैराग्राफ से रुजू हो जाइए। ठीक, पहली लाइन में इसका आंसर है, देखिए आज के साइंसी दौर में चांद की ज़मीन पर तहकीक का काम बढ़ गया है। ऑप्शन नंबर क्या है बताइए उसका? 3। ठीक है, तो जिन लोगों ने 1 कहा था उनका 1 मार्क्स यहाँ पे कट जाता है। ठीक है, सही जवाब है उसका चांद की ज़मीन पर तहकीक का काम। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें, आप एग्ज़ाम में इस तरह की गलती ना हो। इसी तरह हमने पहले ऑप्शन 1 बोले पर आपने बोले ना, तो उस पर थोड़ा ध्यान दिए तो फिर 3 बोले। हाँ, तो एग्ज़ाम में हम नहीं रहेंगे ना आपको ध्यान दिलाने के लिए। ठीक है, आपको अपना नहीं सर, वो पैसेज भी नहीं दिख रहा था ना। ओके, लेकिन एग्ज़ाम में होता है ऐसा कि जवाब हमारे सामने होता है। ये माइनर मिस्टेक्स हैं, ऊपर एक हमने आपको माइनर मिस्टेक बता दी, उर्दू में नंबर कहाँ कटते वो बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, उर्दू में जी सर।
आप तमाम लोग उर्दू में 25 के ऊपर नंबर ले सकते हैं, 27, 28, 29 तक भी बच्चे नंबर लाते हैं, लेकिन कटते कहाँ पर? इंशाल्लाह। श्योर नंबर कटते हैं, छोटी छोटी माइनर मिस्टेक से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 99 का थर्ड आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 100 ये एक नज़म पर मबनी है। नज़म को भी सरसरी मुताले के तहत आप पढ़ेंगे। दर्द मन्नते कशे दवा ना हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ, है ख़बर गरम उनके आने की, आज ही घर में बोरिया ना हुआ, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ, जन दी हुई उसी की थी, है ना, हम उसको जान दी हुई पढ़ते हैं, जन दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। तो यहाँ पर सवाल नंबर 100 जो है और उसके आगे के 2-3 सवाल इसी गज़ल के ऊपर मबनी हैं कि शायर अपने महबूब से क्या शिकायत कर रहा है। राहगीरों को जमा करने की शिकायत कर रहा है, रकीबों के जमा करने की शिकायत कर रहा है, या दोस्तों को जमा करने की शिकायत कर रहा है, या अजीज़ों के जमा करने की शिकायत कर रहा है? किसको जमा कर रहे हैं? रकीबों को। जी, रकीबों को जमा करने की शिकायत कर रहा है। सवाल नंबर 100 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 101 आपके सामने है। शायर बंदगी में भला क्यों ना हुआ, शायर का बंदगी में भला क्यों ना हुआ, फ़िरौन की खुदाई से, शद्दाद की खुदाई से, नमरूद की खुदाई से, हामान की खुदाई से, किसका जिक्र किया गया है इसमें? नमरूद। जी नमरूद। जी, सही जवाब। नमरूद की खुदाई का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो नमरूद की खुदाई की वजह से शायर कहता है कि मेरा भला ना हुआ। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102 आपके सामने है। चलिए सवाल नंबर 102 है, महबूब के आने की खबर सुनकर क्यों उदास है? घर में बोरियां नहीं है, घर में खाना नहीं है, घर में बर्तन नहीं है, घर में मिठाइयाँ नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट घर में बोरियां। चलिए तस्दीक भी करेंगे हम। फास्ट है खबर गर्म उनके आने की, आपके घर में बोरियां ना हुआ। आपने अक्सर इस गज़ल को सुना भी होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। 102 का घर में बोरियां नहीं है। तो यहाँ पर गज़ल पर मबनी सवालात का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म हुआ। उसी के सवाल नंबर 103 है, हक़ की जमा क्या है? हक़ाइक़ों, हुकूक, हकीकतों और हुकूक़ात। क्या जवाब है सही? हुकूक। जी, सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, हक़ की जमा है हुकूक। सवाल नंबर 104 है, हक़ तो ये है कि हक़ वफ़ा ना हुआ, जफ़ा ना हुआ, अदा ना हुआ, अता ना हुआ। अदा ना। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। ठीक है। सवाल नंबर 105 है आपके सामने। पहले मिसरे में शायर ने किस को दर्द का मन्नत कश न होने दिया? हवा का, दवा का, वफ़ा का, जज़ा का। जब भी आपको इस तरह के सेम आवाज़ वाले आपको अल्फाज मिले तो आप फिर से रुजू हो जाए सवाल पर कि शायर किसको दर्द का मन्नत कश ना होने दिया। जी बताइए। दवा का। ठीक, पहली लाइन में ही उसका जवाब है कि शायर ने दवा को दर्द का मन्नत कश ना होने दिया। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, ये 105 आपके सवाल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। अब यहाँ से ज़बान की नफ्सियात यानी पेडागोगी के ऊपर सवालात मबनी हैं, तो इस पर हम गौर भी कर सकते हैं, सोच समझ कर आप जवाब दे सकते हैं। सवाल नंबर 106 है, मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियात क्या है? मादरी ज़बान पर मबनी कि ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियात क्या है? और आपकी तवक्का ये है कि सिर्फ मादरी ज़बान की आमोजिश। ऑप्शन नंबर 2 है मादरी ज़बान के ज़रिए आमोजिश,
ऑप्शन 3 है पहले मादरी ज़बान फिर ज़ुबानों की आमोजिश। ऑप्शन 4 है बहुत सी ज़ुबानों और गैर मुल्की ज़बानों की मादरी ज़ुबान के तौर पर आमोजिश। तो ऑप्शन 4 तो बिल्कुल कट ही हो जाता है। सर ऑप्शन 3 सिर्फ मादरी ज़ुबान ये भी मुमकिन नहीं है इसका जवाब, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है मादरी ज़ुबान पर मबनी कसीर लिसानियात। ठीक है, तो अगर दो और 3 पर अगर गौर करते हैं आप, मादरी ज़ुबान के ज़रिए आमोजिश है और फिर इस मादरी ज़ुबान की आमोजिश का जिक्र किया गया है, लेकिन आगे कसीर लिसानियात का जिक्र नहीं है, मुख्तलिफ़ ज़बानों का जिक्र नहीं है, इसलिए यहाँ पर सवाल नंबर ऑप्शन 2 भी गलत हो जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, पहले मादरी ज़ुबान उसके बाद मदरी ज़ुबानों की आमोजिश। ठीक है, समझ में आया? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 107। स्कूल की तालीमी पॉलिसी में ज़बान जानी जाती है। ये बारहा हमने दीगर सब्जेक्ट में भी इस चीज़ को आपने पढ़ने का मौका मिला होगा आपको। स्कूली तालीम पॉलिसी में ज़बान का मकाम क्या है या किस नज़रिए को हम अपनाते हैं। ऑप्शन 1 है कसीर लिसानी तालीम, 2 है तालीम में ज़बान, 3 है मादरी ज़ुबान पर मबनी कसीर लिसानियात, ऑप्शन नंबर 4 है सह लिसानी फार्मूला। सर सह लिसानी। जी, करेक्ट आंसर है आपका सह लिसानी फार्मूला। ये बहुत सारी तालीमी पॉलिसीज़ के अंदर भी और तालीमी कमीशंस के अंदर भी इस चीज़ का ख़ास तौर पर जिक्र किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी सह लिसानी फार्मूले को प्रमोट करती है। ठीक है, तो जब भी ऑफिशियली कोई बात आएगी, तालीमी पॉलिसी की बात आएगी, तो सह लिसानी फार्मूले को ही आपको नज़र के सामने रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 है आपके सामने, कुल ज़ुबान के नज़रिए से मुराद। कुल ज़ुबान के नज़रिए से मुराद क्या है। ऑप्शन 1 एक मफरूज़ा के आमोज़गार पहले हुरुफ और आवाज़, फिर लफ्ज़, फिर फ़िक्रे और फिर जुमलों के तवस्सुत से ज़बान सीखे। दूसरा मफरूज़ा ये है कि एक मफरूज़ा के आमोज़गार की ज़बान की आमोजिश की मुख्तलिफ़ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे पहले आवाज़ फिर हुरूफ वगैरह को समझने से करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है आपके सामने, एक मफरूज़ा के ज़बान की आमोजिश सबसे पहले छोटी इकाई हुर्फ़ तहजी से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर 4 है कि मफरूज़ों की तमाम ज़बानें एक ही तरीके से सीखी जाती हैं। तो कौन सा बयान दुरुस्त है इसमें? ऑप्शन नंबर 4 तो सरासर गलत हो जाता है, क्योंकि एक मफरूज़ तमाम 3 जी 3 अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जब भी ज़बान की नफ्सियात की बात आती है, पेडागोगी की बात आती है, शुरुआत के हिस्से में आप 10 मिनट के अंदर बहुत सारे सवाल आसानी से कर ले सकते हैं। जब लेकिन ज़बान की नफ्सियात की पेपर में आएगी बात, तो आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। 1 मिनट आपको मुकम्मल यहाँ पर लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे सवाल जो बड़े हैं जिसमें ज़्यादा लाइन्स के अंदर उन मवाद को पेश किया गया है। पहले ऑप्शन पर अगर हम गौर करते हैं, हमने ज़बान की आमोजिश के तरीक़े देखे हैं। ठीक है, तो आपको पता चलता है कि सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इंसान या बच्चे को हम क्या सिखाते हैं। क्या अगर हम ऑप्शन नंबर 1 पर गौर करते हैं, तो आप ही बताइए क्या ये सीक्वेंस सही है? पहले हुरूफ, फिर आवाज़, फिर लफ्ज़। पहले इंसान क्या सीखता है, हुरूफ सीखता है या आवाज़ को सीखता है? आवाज़। तो पहला ऑप्शन सही है क्या? नहीं सर, पहला तो रॉन्ग है, तीसरे और दूसरे में दूसरे में भी आप देखिए, एक मफरूज़ा के आमोज़गार की ज़ुबान की आमोजिश ज़बान की मुख्तलिफ़ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे आवाज़ हुरूफ को समझने से करते हैं। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है कि एक मफरूज़ा की ज़बान की आमोजिश सबसे पहले छोटी इकाई हुर्फ़ तहजी से शुरू होती है। तो डायरेक्ट हम हुर्फ़ तहजी से शुरू करते क्या? नहीं करते। ठीक है, सबसे पहले हम फोनेटिक्स पर बात करते हैं, आवाज़ों पर बात करते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट आंसर। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 109, ज़बान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने
को ज़बान की आमोजिश का एक उनसर तस्लीम करता है। ज़बान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने को ज़बान की आमोजिश का एक उनसर तस्लीम करता है? ऑप्शन नंबर 1 है साख्तियाती रवैया, 2 है क़वायद के अज्जा के तर्जुमे का रवैया, तीसरा है तरसीली रवैया और चौथा है कुल जिस्मानी रद्द अमल। ऑप्शन 2। जी, करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है क़वायद के अज्जा के तर्जुमे का रवैया। जब हम ज़बान की तदरीस का आमतौर पर मादरी ज़ुबान में या इक्तिसाब में हमको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब ज़बान की तदरीस में हम कोई चीज़ याद करवाते हैं तो उसमें हम तर्जुमे का तरीक़ा, क़वायद के अज्जा के तर्जुमे का तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। काविया ज़बान की उस्ताद है, वो आमोज़गार से मौजू की मुनासिबत से अल्फाज ढूंढने और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्ज़ों से पहले या बाद में जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि वो अल्फाज से पहले जोड़े जाने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं और हुरूफ के अल्फाज के बाद में जोड़े जाने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है तरकीब लफ्ज़ी हिकमत अमली है, ऑप्शन 2 है लफ्ज़ों का जाल है, 3 है लफ्ज़ों का खेल है और चौथा है लफ्ज़ बनाना। लफ्जों का खेल। अच्छा, लफ्ज़ों नहीं सर, लफ्ज बनाना। लफ्ज़ों का खेल, लफ्ज़ों के खेल में बच्चों को एंटरटेन किया जाता है। ठीक है, बच्चों को अल्फाज याद कराए जाते हैं, नए नए अल्फाज से रोशनास कराया जाता है, उसे हम लफ्ज़ों का खेल कहते हैं। ठीक है, उसमें बच्चों की दिलचस्पी, एक्टिविटी, सरगर्मी है। लफ्ज़ बनाना, इसलिए ये तीसरा आंसर नहीं है। लफ्ज़ बनाना क्या है? लफ्ज़ बनाना किसे कहते हैं? जैसे कि ये जीम, अलीफ, उसके बाद बे, ठीक है, इसे कहते हैं हुर्फ़ तहजी के ज़रिए लफ्ज़ बनाना। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 4 भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 है लफ्ज़ों का जाल। अब यहाँ पर सवाल में देखने से हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर काव्या क्या कर रही है, मौजू की मुनासिबत से अल्फाज ढूंढने के लिए कह रही है, अल्फाज बताने के लिए कहती है और जो दूसरे लफ्ज़ों के पहले या बाद में जोड़े जा सकते हों। ठीक है, तो इसे जो हिकमत अमली है, उस हिकमत अमली को हम यहाँ पर तरकीब लफ्ज़ी हिकमत अमली कहते हैं आंसर की के मुताबिक। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। उस्ताद अपने आमोज़गारों की ज़बान की सलाहियत जांचने के लिए, बहुत मज़ेदार सवाल है जो गुज़िश्ता वीडियो से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, जो एक सवाल हमने प्रीवियस वीडियो में भी करे थे। उस्ताद अपने आमोज़गारों की ज़बान की सलाहियत जांचने के लिए सवाल तैयार करता है। वो इक़्तिबास के हर 5वें लफ्ज़ को छोड़ देता है और बच्चों से छूटे हुए अल्फाज को मालूम करने के लिए कहता है। ठीक है, जांच के इस तरीक़ेकार को क्या कहते हैं? इक़्तिबास को समझ, हमने गुज़िश्ता वीडियो आपने देखे, क़द्र पैमाई के अंदर भी एक चीज़ देखे थे हमने, वो जवाब इसी के अंदर हैं जो गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हमने पढ़े हैं। ऑप्शन 1 है इक़्तिबास को समझने के लिए पढ़ना, ऑप्शन 2 है फ़रहंग की जांच करना, ऑप्शन 3 है खाली जगहों को पुर करना, ऑप्शन 4 है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट। देखिए यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है कि आमोज़गारों की ज़बान की जांच के जब भी बात आ रही है तो समझ जाने का कि ये जो सवाल है ये क़द्र पैमाई इस सबक में से पूछा गया है। ठीक है, जांच के लिए तलबा के लिए वो सवाल तैयार करता है, इक़्तिबास के हर 5वें लफ्ज़ को वो छोड़ देता है। ठीक है, और बच्चों से छूटे हुए अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो कौन सा लफ्ज़ उसने छोड़ दिया है वो बच्चों को मालूम करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है बच्चों के पढ़ने के तरीक़े की जांच में आती है। हमने गुज़िश्ता वीडियो में हमने इसको देखे हैं। ठीक है, पढ़ने के
तरीक़े की जांच। ठीक है, तो आपको हमने गुज़िश्ता वीडियो में अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए कि पढ़ने के तरीक़े की जांच को हमने बताए थे कौन कौन से तरीक़े हैं पढ़ने की सलाहियत को जांच करना है अगर आपको, तो कौन से तरीक़े हैं। तो उसमें से एक तरीक़ा हमने आपको बताए थे क्लोज़ टेस्ट। ठीक है, तो ये क्लोज़ टेस्ट उसका सही जवाब है। क्लोज़ टेस्ट क्या करता है, खाली जगहों को तुलबा के ज़रिए पुर करवाने के लिए कहता है। ठीक है, आप इसको याद रखिए, जब भी खाली जगह का ज़िक्र आएगा तो वहाँ पर आपको क्लोज़ टेस्ट उसका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? आवाज़ आ रही है सभी? जी सर, सर आ रही है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। बोलने में सही लफ्ज़ को सही तरतीब और तलफ़्फ़ुज़ से इस्तेमाल करना है। ये भी सवाल एक से ज़ायद मरतबा पूछा हुआ है 112 कि बोलने में सही तलफ़्फ़ुज़ को सही तरतीब से सही तलफ़्फ़ुज़ से इस्तेमाल करना क्या है। बॉडी लैंग्वेज है, बोलने का तरीक़ा है, ज़बान का अमल है या मुस्तमल ज़बान है। जी फास्ट। बोलने का तरीका। बोलने का तरीक़ा करेक्ट आंसर है। बॉडी लैंग्वेज नहीं है, ज़बान का अमल नहीं है, मुस्तमल ज़बान नहीं है। जब भी बोलने में आप बच्चे को सही तलफ़्फ़ुज़ सही तरतीब से बात करने के लिए सिखा रहे हैं तो ये बोलने का तरीक़ा सिखा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 113 कहानी कहने को बतौर दरसियाती आलाकार इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है कहानी को बतौर तदरियाती आला? सुनने की सरगर्मी बच्चों को शामिल करने के लिए, बच्चों में बोलने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए, ज़बान व अदब की महारतों को फ़रोग़ देने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 है क्लासरूम में नज़्म ज़ब्त रखने के लिए। इस तरह का सवाल प्रीवियस पेपर में पूछा गया है जिसका जवाब इसी सवाल में है। सर ऑप्शन 3। जी, जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखे हैं या फिर प्रीवियस पेपर आपने सॉल्व किए हैं तो ये सवाल पूछा गया है कि कहानी सुनने का अमल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ख़ास तौर पे ज़बान व अदब की महारतों को फ़रोग़ देने के लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कहानी क्यों सुनवाई जाती है बच्चे से, क्यों बच्चों को कहने के लिए कही जाती है, क्योंकि कहानी के अंदर कई चीज़ें शामिल होती है। उसके लफ्ज़ों का उतार चढ़ाव भी शामिल होता है, उसकी ज़ुबान और अदब की महारतों को, तमाम चीज़ें महारतें ज़बान की उसके अंदर शामिल होती हैं। ठीक, उसका लबो लहजा, अदायगी, तमाम चीज़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। सियाक़ में क़वाइद से मुराद। ऑप्शन नंबर 1 मश्क़ व अमल से क़वाइद की आमोज़िश। 2 है पहले क़वाइद के उसूलों पर उसूल फिर इनके अमल की आमोज़िश। तीसरा है सियाक़ में देखे और पढ़े जाने वाले फ़ितरी ज़बानों की मिसालों से आमोज़िश। चौथा है ऐसे साख्तियाती अंदाज़ में ज़बान की आमोज़िश जिसमें आमोज़गार सतह के लिहाज से तरक्की करता है। आपने देखे हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जमात में भी आप छोटे छोटे क़वाइद की चीज़ें डाली जा रही हैं। क्यों डाली जा रही हैं? क्योंकि बच्चों को उसके आगे की मालूमात देने के लिए छोटी छोटी मालूमात से उनको जोड़ा जाएगा बड़ी मालूमात। तो ये जो आपका जुमला है वो किसकी वकालत करता है, कौन से ऑप्शन की वकालत करता है? ऑप्शन 4। नहीं, साख्तियाती तो स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे। आपने जो जुमला बोले अभी, ऑप्शन 8 नहीं, अभी आपने कुछ बोले हैं कि उनको छोटे छोटे डे टू डे लाइफ के अल्फाज से बताने के लिए। ऑप्शन नंबर पहले उसूल और फिर उनके अमल। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। सियाक़ में देखे पढ़े जाने वाले फ़ितरी ज़बान की मिसालों से आमोज़िश। ठीक है, आप देखिए कि छोटी छोटी इब्तिदाई जमातों में बारिश है, ठीक है, मौसम है, आया मौसम सर्दी का, इस तरह की चीज़ें पेश की गई हैं। ठीक है, और उसी में ही आपको क़वाइद की चीज़ें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि हमने बार बार कहा है, NCF के अंदर भी हमने इस चीज़ को देखे हैं कि आपको उर्दू हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो,
आपको बच्चों को इन्वायरमेंट से टच करते हुए, उसके फितरी माहौल से जोड़ते हुए आपको तदरीस करना है। ठीक है, समझ में आया? तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 15 है आपके सामने, ज़बान दर्ज झैल में से कौन मुताले की महारत नहीं है? ये भी सवाल गुज़िश्ता हमारे वीडियो में से ही पूछा हुआ है, जो हमने पढ़ा चुके हैं। दर्ज झैल में से कौन मुताले की महारत नहीं है? ऑप्शन 1 है लेक्चर के दौरान नोट लेना, 2 है पढ़ने की दौरान नोट लेना, तीसरा है तहक़ीक़ का खाका तैयार करना, चौथा है किसी प्रोग्राम का एजेंडा तहरीर करना। जी, बहुत आसान सवाल है। अपने आप से सीखना। सवाल नंबर 115 है सर 4। और कोई है जवाब? फास्ट बताइए। अस्मा मैडम, समझ में आ रहा है आपको? अस्मा मैडम है? सर 4 या 3 हो सकता। जी, चलिए, यहाँ पर बात की जा रही है मुताले की महारत नहीं है। ठीक है, मुताले की महारत नहीं है। जो मुताला करता है उसके अंदर झैल में से कोई एक आदत नहीं होगी, महारत नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन 1 लेक्चर के दौरान नोट लेना, ये मुताले की महारत में शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 पढ़ने के दौरान नोट लेना, ये भी मुताले की महारतों में शामिल है। तहक़ीक़ का खाका तैयार करना, ये भी मुताले की महारत की बात ही ये सलाहियत पैदा होती है। किसी प्रोग्राम का एजेंडा तहरीर करना, ये मुताले की महारत नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 116 है आपके सामने, दरसी किताबों के मुसन्निफ़ीन हमेशा नसरी, इक़्तिबास, नज़्म, बयानिया को असली तहरीरों को अपनी किताबों में क्यों शामिल करते हैं? ठीक है, ये भी बहुत आसान है, आप जवाब दे सकते हैं, गौर कीजिए। दरसी किताबों के मुसन्निफ़ीन, जी करेक्ट आंसर है आपका। अभी हमने थोड़ा सा टच किए पिछले सवाल में एनसीएफ के बारे में बताकर। ठीक है, और हमने ज़िक्र भी किए हैं कि आपको जितने भी प्राइमरी के किताबें, आपको ज़बान की किताबें आप देखेंगे तो बहुत आसान और फितरी ज़ुबान का उसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो मुसन्निफ़ीन भी बच्चों के ज़हनी सलाहियत को देखते हुए, उनकी जमातों को देखते हुए अपना बयानिया, अपनी नसरी, इक़्तिबास, नज़में तैयार करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि वो मुस्तनद और फितरी ज़ुबान में होती है। सही ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 117 है आपके सामने, दर्ज झैल काम को क्या कहते हैं? देखिए गौर से कि एक्टिविटी दी गई है, उस एक्टिविटी का नाम क्या हो सकता है? उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन पढ़कर सुनाता है और आमोज़गार ग्रुप में जल्दी जल्दी नुकात लिखते हैं और फिर बाद में मतन की दोबारा तश्कील करते हैं। तो ये काम कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इमला, 2 कवायद का इमला, 3 दोबारा लिखने का काम, ऑप्शन 4 बाहमी इमला। जी सर दोबारा लिखने का आपको वो जो पैराग्राफ दिया हुआ है 3 लाइन का, वो पढ़ने के बाद तो आपको ऑप्शन नंबर 3 समझ में आता है, लेकिन हमारा सिलेबस और आंसर की जिस चीज़ के बारे में कहती है कि ये जो काम है कि उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन कर पढ़ को सुनाता है और फिर आमोज़गार ग्रुप है, ये ग्रुप है आमोज़गार का, वो आमोज़गार क्या करता है? जल्दी जल्दी कुछ नुकात लिखता है। ठीक है, और उन नुकात को लिखने के बाद वो क्या करता है? मतन को दोबारा तश्कील देता है। फोर्थ सर बाहमी। उसका ऑप्शन नंबर 4 गलत जवाब। ठीक है, बाहमी इमला यानी कि आपस में एक दूसरे को जो वो इमला बोला जाता है वो बाहमी इमला है। ठीक है, तो यहाँ पर आमोज़गार आपस में नहीं कह रहे हैं,
उस्ताद अपनी रफ्तार से पढ़ रहा है तो आमोज़गार का जो ग्रुप है वो जल्दी जल्दी उस्ताद के मतन को सुनकर कुछ नुकात बना लेता है, फिर उन नुकात को सही तरतीब में लिखता है, मतन की तश्कील करता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क़वायद का इमला कहते हैं। आ रही बात समझ में? अगर मैं भी आपके सामने कोई लंबा इक़्तिबास पढ़ूँ फ़ास्ट रफ्तार से तो आप छोटे छोटे नुकात लिख लेंगे फ़ास्ट, और फिर उसको जुमला बंदी करते हुए उन नुकात की मदद से आप दोबारा मतन की तश्कील करेंगे। इस तरह के काम को क़वायद का इमला कहते हैं। आया समझ में? जी सर। जी सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। पहली ज़ुबान को फ़रोग़ देने से उमूमन क्या मुराद लेते हैं? ऑप्शन 1 आमोज़िश, 2 अपने आप सीखना, 3 फ़रोग़, 4 वफ़ूक़। पहली ज़ुबान को फ़रोग़ देने से उमूमन क्या मुराद लेते हैं? वफ़ूक़ आप बता रहे हैं। वफ़ूक़ का पहली ज़ुबान से बहुत कम ताल्लुक़ है, क्योंकि पहली जो ज़ुबान होती है वो इक्तिसाब कहलाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 भी गलत है। और यहाँ पर फ़रोग़ देने को क्या कहते हैं? फ़रोग़ देने के लिए फ़रोग़ का इस्तेमाल नहीं होता। सही जवाब अपने आप सीखना है। ठीक है, पहली ज़ुबान अपने आप ही हम सीखते हैं इक्तिसाब का अमल अंजाम देकर। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़ें। जी सर। क्वेश्चन नंबर 19 है, लास्ट बट वन, 119 नहीं, अभी और भी सवालात बाकी है। चलिए, पहली जमात के उस्ताद के क्लास में मुख्तलिफ मादरी ज़ुबान बोलने वाले बच्चे हैं। सवाल को समझिए आप। ऐसे जो बड़े सवालात रहते हैं ना, उनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं आना, एक ही बार पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। पहली जमात के उस्ताद की क्लास में मुख्तलिफ मादरी ज़ुबान बोलने वाले बच्चे हैं। उस्ताद इन बच्चों से मुख्तलिफ मादरी ज़ुबानों में आदाब व तस्लीम के तबादले के लिए कहता है। इस तरह तलबा रोज़ मुख्तलिफ ज़बानों के नए अल्फाज से मुतारफ़ होते हैं। इस तरह क्या उस्ताद क्या हिकमत अमली इख्तियार करता है? ये भी हमने डिस्कस किया हुआ चीज़ें। बताइए, ये हमने उर्दू के पीरियड में डिस्कस की हुई चीज़ है। कसीर लिसानी सर, ऑप्शन 1। जी, आपको कुछ याद आ रहा ना? हमने इसके बारे में डिस्कस किए थे ना? जी। हमने डिस्कस ये किए थे कि अगर कमरे जमात में या स्कूल में आपके मादरी ज़ुबान बोलने वाले, सिर्फ मादरी ज़ुबान ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले या मुख्तलिफ़ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले अगर स्टूडेंट्स आपके पास पाए जाते हैं तो वो आपके लिए क्या है, बतौर माक़िज़ हैं, एसेट हैं, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो चैलेंज नहीं रहें। ठीक है, तो कसीर लिसानियात जी वसीला है, माक़िज़ हैं, अपॉर्चुनिटी हैं। ठीक है, तो हमेशा इस बात को आप याद रखिए, किसी भी सब्जेक्ट में ये सवाल आ सकता है, सीडीपी के अंदर भी आ सकता है कि जो मल्टी लैंग्वेज एरियाज़ हैं या स्कूल्स हैं या मल्टी कल्चरल स्टूडेंट्स अगर आपके लिए हैं तो वो हमारे लिए एक एसेट हैं, माक़िज़ हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। ओके, क्योंकि पैराग्राफ में भी आप देखिए कि उसने ख़ुद इस चीज़ की वकालत की है कि तो इस तरह रोज़ तलबा मुख्तलिफ़ ज़बानों के नए अल्फाज से मुतारफ़ होते हैं। ठीक है, ये ख़ुद एक पॉजिटिव बात इसके अंदर आ चुकी है। सवाल नंबर 120, दर्ज झैल में से कौन आमोज़गार को ज़बान से मुतारफ़ कराने का मिसाली तरीक़ा नहीं है? ऑप्शन 1 नज़्म और गाने, 2 मुस्तमल लफ्ज़ और छोटे जुमले, 3 है हुर्फ़ तहजी के हुरूफ़ की तदरीस, ऑप्शन 4 है बोलने और सुनने की शिरकत। सर सेकंड। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन आमोज़गार को ज़बान से मुतारफ़ कराने का मिसाली तरीक़ा नहीं। हमको क्या करना है यहाँ पे? पहले सिर्फ बताइए, मैंने जिसको हाईलाइट किया है वो क्या है?
बच्चों को जो है सर तारुफ कराना जुबान बस से। ये इम्पोर्टेंट है, सवाल के अंदर जो इम्पोर्ट की वर्ड है उसको आप पहचानिए कि आमोज़गारों को सिर्फ मुतारुफ़ करवाना है, ठीक है। तो कौन सा मिसाली तरीक़ा नहीं है। जब बच्चा अभी मुतारुफ़ ज़बान सीखने के अमल की भी उसकी इब्तिदाई हो रही है, तो छोटे छोटे यानी कि नर्सरी में है, ये जूनियर केजी में है, सीनियर केजी में है, ये पहली जमात में तालिब इल्म है, तो वहाँ पर क्या आप डायरेक्टली हुर्फ़ तेजी सिखाते आप? नहीं। तो ये मिसाली तरीक़ा नहीं है। नज़्म सुनाए जाते हैं, मुस्तमल छोटे छोटे लफ्ज़ बताए जाते हैं, जुमले बताए जाते हैं, बोलने में और सुनने में तलबा को शरीक किया जाता है। ये तीनों भी तरीक़े मिसाली तरीक़े हैं, लेकिन हुर्फ़ तेजी की तदरीस ये सही तरीक़ा नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर। आया समझ में सवाल? जी सर। जी सर। चलिए, ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। तो कितने सवाल हो गए हमारे? 30। 90 से लेके 120 तक। 30। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। और अगर हम डिस्कशन का थोड़ा सा पार्ट अगर हम अपने आज के लेक्चर का कम कर दें, तो विदिन 30 मिनट हमने इसको नियर अबाउट 25 मिनट के अंदर हमने इसको सॉल्व किया है डिस्कशन के साथ। ओके, तो आप आइंदा भी ख्याल रखिए कि कुछ जो बड़े सवालात आते हैं, जिस तरह के 119वां सवाल है, 116वां सवाल है, तो आप इस सवाल को बार बार पढ़ने की नौबत ना आए, एक ही बार पढ़ें, खूब अच्छे से पढ़ें, ठीक है। आपके पास पेंसिल आपको ले जाने की इजाज़त होती है, तो पेंसिल से आप जिस तरह मैंने हाईलाइट किया है, तो समझने के लिए आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। या अपने पेन से भी आप निशानददा कर सकते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ताकि आपको समझने में आसानी हो कीवर्ड के ज़रिए, ठीक है। जी सर। जी सर। तो हमने 8 बजे शुरू किए थे डिस्कशन के साथ, 8:10 को और 9 बज रहे हैं। आप तमाम का शुक्रिया। आप लोग शेयर कर रहे हैं वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब में, सहेलियों में, कलीग्स में। जी सर। जो लोग एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं तो उनके इंशाल्लाह ये, क्योंकि प्रीवियस पेपर निकालना, घर में बैठकर उसको सॉल्व करना, ये वक्त नहीं मिल पाता। जो लोग ऑन सर्विस हैं या जो लोग बिज़ी हैं, तो अगर ये फास्ट अगर वो देख लेते हैं प्रीवियस पेपर को, तो इंशाल्लाह उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, ठीक। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सर। आपसे एक बात करनी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.